हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब से मनुष्य का जन्म हुआ है उसके साथ ही भाषा के साथ उसका अटूट संबंध रहा है। भाषा का यह संबंध उसके अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों, दलित साहित्य में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह सामाजिक सरोकारों की भाषा है, क्योंकि उन्होंने समाज के शोषित उपेक्षित लोगों को मानवीय गरिमा और प्रतिष्ठा दिलाने के लिए साहित्यिक आंदोलन को अपनाया है। दलित साहित्य में भाषा का सहज, सरल और यथार्थ अनुभवों का कलात्मक प्रयोग पाठकों का ध्यान आकर्षित करता है। दोस्तों, दलित साहित्य की भाषा दमन और शोषण का वर्चस्व और विचारधारा के खिलाफ विरोध को दर्ज करती है। आज के अध्याय में हम दलित साहित्य में भाषा और कला का प्रश्न क्या है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। दोस्तों, वाल्मीकि जी, जो कि दलित साहित्य के एक तरह से जनक कहे जाते हैं, उनके शब्दों में युगों युगों से प्रताड़ित, शोषित, साहित्यिक संस्कृति से वंचित मानस जब स्वयं को साहित्य के साथ जोड़ता है तो दलित साहित्य उसकी निजता को पहचानने की अभिव्यक्ति बन जाता है। हाशिए पर कर दिए गए इस समूह की पीड़ा जब शब्द बनकर आती है तो सामाजिकता की पराकाष्ठा होती है। सदियों से दबा आक्रोश शब्द की आग बनकर फूटता है। तब भाषा और कला की परिस्थितियां उसे सीमाबद्ध करने में असमर्थ हो जाती हैं। यानी कि जब दलितों की पीड़ा, आक्रोश और दुख को शब्द मिलते हैं तो वही शब्द आग बन जाते हैं और लोगों के दिलों को झुलसा सा देते हैं। और दोस्तों, दलित कहानीकारों द्वारा अपनी यथार्थ अनुभवों को साधारण बोलचाल के शब्दों में सामाजिक परिवर्तन के लिए एक तरह से शस्त्र का प्रयोग किया उन्होंने, तभी सामाजिक परिवर्तन आ पाया। इन शब्दों में ब्राह्मणवादी, सामंती और अभिजातीय समाज के झूठे दोहरे आडंबरों और उनके व्यवहारों को बेनकाब किया और साथ ही साथ मानवीय मूल्य को समाज में स्थापित करने की कोशिश, हम जब इस साहित्य को पढ़ते हैं हमें वो कोशिश दिखाई देती है। यह भाषा हजारों सालों के शोषण और दमन की विस्फोटक अभिव्यक्ति है जो उन्होंने सहा दलितों ने अभी तक। दलित साहित्य में भाषा का प्रयोग जिस कलात्मक दृष्टि से किया गया है वो दोस्तों समाज शास्त्र की दृष्टि से भी जुड़ा हुआ है। शोषित उपेक्षित जन से जुड़े दलित साहित्य में अभिव्यक्त कला का प्रयोग समाज को प्रेरित करने के उद्देश्य से किया गया ताकि समाज जाग सके और इनको भी समाज में बराबरी का स्थान मिल सके। दलित साहित्य की कला में बोझिलता नहीं बल्कि सहजता दिखाई देती है। और दोस्तों, ये कोई इसमें चमक दमक और मनोरंजन नहीं है, बल्कि ये तो यथार्थ पर आधारित साहित्य है। दलित लेखक की पीड़ा कोई काल्पनिक नहीं है, वरन जो ये व्यवस्था है समाज की उसी की देन है। दलित लेखन यदि कलावाद अपनाएगा तो वह जीवनवादी नहीं हो सकता। ब्राह्मणवादी और तथाकथित सवर्णों के साहित्य में जो कला का रूप हमें दिखाई देता है वह दलित दुनिया के यथार्थ को अभिव्यक्त कर ही नहीं सकता। दोस्तों, दलित साहित्य की भाषा की बुनावट जिंदगी के यथार्थ अनुभवों से बनी हुई है। जो उन्होंने देखा, सहा, उसी को शब्द दिए। यह भाषा सच कहने के लिए किसी चमक दमक का सहारा नहीं लेती बल्कि बहुत ही सादगी और सहजता से अपनी बात दलितों के दर्द को कह देती है। वर्ण और जाति के श्रेष्ठत्व की मानसिकता प्रत्येक क्षेत्र में वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करती दिखाई देती है। दोस्तों, दलित साहित्य की भाषा को समझने के लिए गैर दलितों की अकादमिक क्षमताओं और सक्षमताओं पर शिवराज सिंह बेचैन ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अपने स्वार्थ को साधने के लिए अमानवीय मूल्यों को समाज में बढ़ावा दिया है उन्हीं लोगों की दलितों की भाषा को नकारने की कोशिश भी रही है। उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया दलितों की भाषा को। दलित साहित्य में कला का रूप किस प्रकार का दिखाई देता है और इस कला में किसे महत्व दिया गया है, इन प्रश्नों पर भी दलित लेखकों का कहना है कि दलित साहित्य में अभिव्यक्त कला, जो भी कला उन्होंने अभिव्यक्त की है वो शोषित और उपेक्षित लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। दोस्तों, भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान के नियमों के अनुसार किसी भी समुदाय की भाषा को शब्दों की विशिष्ट बनावट और बुनावट से ही आप आकार दे सकते हैं। यानी शब्दों को चुनकर लिखना पड़ता है यदि आपको किसी के लिए आवाज़ उठानी होती है। शब्दों के, क्योंकि हर शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और उनका विकास नई भाषा के सृजन का संकेत है। डॉक्टर मैनेजर पांडे के शब्दों
शब्दों में संघर्षशील समाज और वर्ग ही नई भाषा और नए शब्दों का विकास करते हैं। दोस्तों, जहाँ जीवन में नई आशा होती है, नई नई अभिलाषाएं होती हैं, जीवन का एक नया नक्शा होता है और इन सबको पाने के लिए संघर्ष होता है, वहीं नई भाषा और नए शब्दों के विकास की संभावनाएं होती हैं। यानी कि वहीं नई भाषा का जन्म भी होता है, नए नए शब्द भी बुने जाते हैं। दलित साहित्य की भाषा शब्द चयन को सकारात्मक दृष्टि से देखने की आवश्यकता की ओर डॉक्टर पांडे ने ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि जो ये दलित संघर्ष है, इसकी अभिव्यक्ति दलित साहित्य के, जब आप दलित साहित्य पढ़ते हैं तो दलित संघर्ष आपको पूरी रूप से उसकी जो मूल भावना है वो आपको दिखाई देगी। दोस्तों, दलित साहित्य आनंद के लिए नहीं है, बल्कि समाज में परिवर्तन के लिए लिखा गया है कि दलितों को भी समाज में बराबरी का स्थान मिल सके। सार्थक कहानी के लिए कलात्मकता की बजाय हकीकत, दृष्टि, दिशा एवं वर्तमान व्यवस्था की सड़ांध के प्रति घृणा आवश्यक है। जो समाज में गंद फैला हुआ है कि दलितों को बिल्कुल एक अलग हाशिए पे खड़ा कर दिया गया है, उसमें एक ऐसी सृजनात्मक शक्ति उत्पन्न होगी जिससे एक नई संस्कृति और नई दुनिया की पृष्ठभूमि तैयार होगी। इसीलिए दलित साहित्य का सृजन किया गया। उनकी जो पीड़ा, उनका जो दुख है, उसको उठाया गया है। दलित कहानी पुरानी लीक से हटकर चलने की मुहिम चलाने को कटिबद्ध है। मतलब आगे हटकर चलने, मतलब उससे हटकर उसको चलाया जाए, उसकी ही एक तरह से मुहिम है। दोस्तों, दलित साहित्य की कला गैर दलित साहित्यिक कला से अलग क्यों दिखाई देती है? इसको हम जानेंगे देवेंद्र चौबे के शब्दों में। अपनी बात जैसी है, जहाँ भी है, जिस रूप में है, दिमाग में है, वही जुबां पर और वही कागज़ पर जो है, सच है, जो दिमाग में है, जो उनके ऊपर बीत रहा है, वही उन्होंने कागज़ पर लिखा है। इसमें कुछ गढ़ने की कोई कला और ना ही सौंदर्य की चिंता है। जीवन की भाषा उनकी जैसा जीवन है वैसी ही रचना की भाषा है। जीने की कला जैसी है, लेखन की शैली भी वैसी है। कोई अलग से शैली का प्रयोग नहीं है, कोई छिपाव और कोई दुराव नहीं है, बल्कि वास्तविकता है। एक वास्तविक यथार्थ जो छद्म कला, सौंदर्य और बौद्धिकता को आंख दिखाता आगे बढ़ जाता है कि हाँ, यही सच है, उनका जीवन यही है। डॉक्टर चौबे के अनुसार दलित कहानी की भाषा शैली सरल और सहज दिखाई देती है, क्योंकि इसमें जो भी कुछ व्यक्त है वो सब दलितों द्वारा भोगा हुआ है, कुछ भी इधर से उधर नहीं है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो सहा, जो भोगा, उसी को शब्दों में बयान किया, उनको शब्द दिए। दलित साहित्य में रचना को प्रभावशाली और विश्वसनीय बनाने के लिए भाषा, शैली और शिल्प से ज़्यादा किन किन बातों पर जोर दिया जाता है? दोस्तों, इस बात का खुलासा रमनिका गुप्ता के शब्दों में इस तरह से है कि दलित साहित्य में वस्तु प्रधान है, शैली और शिल्प का कोई महत्व नहीं है। यदि वे अभिव्यक्ति में बाधक बने तो अस्वीकार भी कर दिए जा सकते हैं। दोस्तों, दलित साहित्य में भोगे हुए सत्य, यानी कि जो प्रामाणिक सत्य, विश्वसनीय यथार्थ लिखने का विशेष आग्रह है और सिर्फ वही लिखा गया है। इतने बड़े समाज की व्यथा, पीड़ा, आक्रोश, संकल्प को समाहित करने की शक्ति शिष्ट साहित्य में तो है ही नहीं, और ना ही उनकी शिल्प और शैली में है। उनकी कल्पना, उनकी प्रेरणा को समझ ही नहीं सकती, क्योंकि शिष्ट साहित्य तो एक तरह से उसमें कल्पना का भी समावेश होता है, पर दलित साहित्य में ऐसा नहीं है। और उनका अहम भरा सुविधा परक विवेक इनके आक्रोश को व्यक्त ही नहीं होने देगा, क्योंकि दलितों ने जो सहा है वो सिर्फ वही समझ सकते हैं, वही जान सकते हैं। दोस्तों, दलित साहित्य की कला में हमें कहीं भी मनोरंजकता दिखाई नहीं देती। दलित की हर एक रचना सवाल से क्यों शुरू होती है। दलित लेखन में कला का स्वरूप भी नहीं दिखाई देता, तो वह किस प्रकार का है? राजेंद्र यादव के शब्दों में दलित उस तरह समाज के बीच नहीं है, बल्कि वो तो परिधियों पर फेंक दिए गए लोग हैं, अलग कर दिया गया उनको। गरीबी, गंदगी, बेरोजगारी के साथ साथ उनका संघर्ष उस अपमान और तिरस्कार से लड़ना भी है, जो कि उन्हें अपने ही लोगों के बीच रहकर भुगतना पड़ता है। यानी कि जो समाज में वर्ग भेद है, जाति भेद है, उसके बीच में रहकर वो भुगतते हैं, और जिंदा रहने की लड़ाई इतनी फुर्सत ही नहीं देती कि वे अपने अनुभवों से ऊपर उठकर उन्हें रचना का स्वरूप दे सके, अपनी पीड़ा को शब्द दे सके। राजेंद्र यादव इस बात का संकेत देते हैं कि दलित लेखन की कलात्मक अभिव्यक्ति जो भी है वो उनके दलितों के रोज़मर्रा की जीवन की यातनाओं और उनके संघर्षों से जुड़ी हुई है। यह कलात्मकता उस व्यवस्था को सोचने के लिए विवश करती है, जो व्यवस्था सदियों से उनके अस्तित्व को एक तरह से दुत्कारती और नकारती आ रही है। क्योंकि जो सभ्य समाज अपने आप को बनता है, उच्च वर्ग के लोग हैं, वो सोचते हैं कि दलित है ही क्यों, उनका एक तरह से अस्तित्व ही नहीं है इस समाज में।
दोस्तों, सामंतवादी साहित्य में कला का मूल्य और महत्व केवल मनोरंजन तक सीमित दिखाई देता है, लेकिन दलित लेखकों की दृष्टि में कला का मूल्य और महत्व केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि वे मनुष्य के सुख दुख और मानवीय मूल्यों के साथ जुड़ा हुआ है। अन्याय अत्याचार को व्यक्त करने के लिए प्रतिभा सामर्थ्य होना आवश्यक है, क्योंकि वह साहित्य के रूप में पढ़ा जाने वाला है और साहित्य के रूप में कालजयी बनने वाला है। यानी कि दलित साहित्य हमेशा हमेशा के लिए कालजयी बन जाएगा। समाज में घटित अन्याय अत्याचार को साहित्य में कला के माध्यम से व्यक्त करना होता है, इसलिए उसमें कला मूल्य होने ही चाहिए। इसीलिए दलित साहित्य में आपको कलात्मकता दिखाई देगी। शब्द और भाषा के संबंध से हम परिचित हैं और भाषा और समाज का संबंध ही अटूट है। इसका कारण स्पष्ट है कि मनुष्य समाज का हिस्सा है। आपस में बातचीत करने के लिए भाषा का प्रयोग करना अनिवार्य है। भाषा का होना समाज सापेक्ष होना है। यानी कि दोस्तों, भाषा एक साथ आत्मबोध, संवाद और संबोधन सभी कुछ है। भाषा रूप लेते ही सामाजिक या सामुदायिक हो जाती है। इस सार्वजनिकता के बीच ही विशिष्टता की रक्षा का नाम दोस्तों कलात्मकता है। दोस्तों, दलित लेखकों की दृष्टि से रचना की कलात्मकता को सार्थक बनाने के लिए उसमें सामाजिक मूल्यों और प्रतिबद्धता का होना भी आवश्यक है। राजेंद्र यादव कहते हैं कि दलित साहित्य की भाषा का भविष्य कबीर की परंपरा के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए, क्योंकि जिस भाषा के प्रयोग के कारण कबीर को स्वीकारने में अभिजातीय समाज ने संकोच दिखाया था, वही आज दलित साहित्य की भाषा के साथ भी यही स्थिति, यही सोच और यही विचार दिखाई देता है। तो दोस्तों, किस प्रकार दलितों को तो ही समाज ने एक हाशिए पर खड़ा किया ही है, साथ ही साथ उनके साहित्य की जो भाषा है उस पर भी कई प्रश्न उठ रहे हैं। ये आज के अध्याय में हमने दलित साहित्य में भाषा और कला का उस पर जो उठने वाले प्रश्न है, इसी पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्यायों में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।